प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने कांट के बुद्धिवादी नीति शास्त्र एवं निरपेक्ष आदेश के बारे में चर्चा की थी। उसमें हम लोगों ने यह देखा कि इमैनुअल कांट का दर्शन जो है वह एक प्रकार का बुद्धिवादी दर्शन है, क्योंकि कांट अपने नैतिक दर्शन में बुद्धि को ज्यादा महत्व देता है और मानवीय भावनाओं को कम महत्व देता है। इस कारण कांट के दर्शन को हम बुद्धिवादी नीति शास्त्र भी कहते हैं। दूसरी बात कांट के दर्शन में ये उभर करके सामने आई कि कांट का जो नीति शास्त्र है वह टेलियोलॉजिकल नीति शास्त्र न होकर के डीऑन्टोलॉजिकल नीति शास्त्र है, यानी प्रयोजन मूलक नीति शास्त्र नहीं है, परिणाम मूलक नीति शास्त्र नहीं है, बल्कि परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र है। और जब हम डीऑन्टोलॉजिकल एथिक्स के बारे में बात करते हैं या परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र के बारे में बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी कर्म के नैतिक शुभत्व का निर्धारण उस कर्म के परिणाम से नहीं होता है, वरन वो शुभत्व जो है कर्म में ही निहित रहता है। यानी कर्म के परिणाम पर उसका मूल्य निर्भर नहीं है, बल्कि वो मूल्य कर्म में ही अंतर्भूत रहता है। ऐसे नीति शास्त्र को हम परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। और ये डीऑन्टोलॉजिकल एथिक्स इमैनुअल कांट अपनी बुक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में करता है। कांट की 3 क्रिटिक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और क्रिटिक ऑफ जजमेंट। आज हम लोग जिस टॉपिक पर या जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ गुडविल, मैक्सिम ऑफ मोरालिटी एंड कंप्लीट गुड। यानी कांट के शुभेच्छा का सिद्धांत और जो नैतिकता के प्रमुख नियम हैं और उन नियमों के साथ जो गुडविल है और जो कंप्लीट विल है उसमें क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब कंसेप्ट ऑफ गुडविल या सदिच्छा का सिद्धांत। कांट holds that the goodwill is only good. कांट अपने नैतिक दर्शन में केवल शुभेच्छा को ही एकमात्र शुभ के रूप में स्वीकार करता है। कांट said there is nothing in the world or even out of it that can be called good without qualification except of goodwill. इस संसार में या इस संसार से बाहर शुभेच्छा के अतिरिक्त कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम शुभ कह सकते हैं। नैतिक नियमों का ज्ञान जो है वो व्यक्ति को व्यवहारिक बुद्धि द्वारा होता है, क्योंकि सैद्धांतिक बुद्धि या जो प्योर रीजन है उस प्योर रीजन के आधार पर कांट ये मानता है कि हम सैद्धांतिक बुद्धि के आधार पर नैतिक नियमों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए वो फिर क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन या व्यवहारिक बुद्धि की बात करता है और उसी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर
फिर कर्तव्य, अकर्तव्य, शुभेच्छा या गुडविल, कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट विल, मैक्सिम ऑफ मोरालिटी इत्यादि की वो बात अपने नैतिक दर्शन में करता है। अब जब हम कांट के नैतिक दर्शन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि वस्तुतः मनुष्य में दो तत्व होते हैं। एक तो उसकी बुद्धि होती है और दूसरी जो होती है वो उसकी भावनाएं, यानी रीजन और सेंसिबिलिटी। ये दो फैक्टर जो है ये ह्यूमन बीइंग में होते हैं। अब जब हम सेंसिबिलिटी या भावनाओं की बात करते हैं तो उसमें इच्छा, काम, क्रोध इत्यादि चीजें जो है वो भावनाओं के अंतर्गत आती हैं। अब मनुष्य में भावना भी है और बुद्धि भी है, लेकिन इस बुद्धि का स्थान कहीं न कहीं भावनाओं से ऊपर है। और जब इमैनुअल कांट नैतिक दर्शन या मोरल फिलॉसफी की बात करता है तो वह व्यक्ति के जीवन में ये मानता है कि भावनाओं का उतना महत्व नहीं है जितना कि बुद्धि का है, और बुद्धि शासित होने के कारण ही वो नैतिक कर्तव्य को कर्तव्य के रूप में स्वीकार करता है। कहता है कि अगर मनुष्य जो है केवल भावनाओं से ही नियंत्रित होने लगे तो मनुष्य का व्यवहार जो है वो पशुवत हो जाएगा। इसलिए उस पशुवत व्यवहार से बचाने हेतु मनुष्य जो है वो फिर बुद्धि के नियंत्रण में अपना सारा क्रियाकलाप करता है। इसलिए यदि हम बुद्धि तत्व को न माने तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि फिर कोई नैतिकता की संभावना जो है वो नहीं बचती है। यदि हम मनुष्य के विवेक शक्ति को हटा लें तो नैतिकता रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि उसके सारे कर्म जो है वो फिर पशुवत होने लगेंगे। क्योंकि बुद्धि या विवेक ही मनुष्य के कर्तव्य या अकर्तव्य का निर्णय करती है। चूंकि कांट ने बुद्धि को ही वह नैतिक शक्ति बतलाया है जिससे मनुष्य को नैतिक नियमों का ज्ञान होता है, अतः हम उसके मत को बुद्धिवाद कह सकते हैं। विवेक की तुष्टि या विवेक की पूर्ति ही मानव का आदर्श है। भावनाओं को कांट जो है वो लोअर कैटेगरी का मानता है और रीजन को हायर कैटेगरी का मानता है। इसलिए उसका जो एथिक्स है वो विवेक या बुद्धि का एथिक्स है, वो रीजन का एथिक्स है। अपने नैतिक दर्शन में कांट ने सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं इस संसार में जिसे हम शुभ कह सकते हैं या जिनकी शुभता अपने आप में है, यानी उनकी शुभता का निर्धारण किसी देश, काल या परिस्थिति के अनुसार जो है वो नहीं होता है, तथा वह मनुष्य की भावनाओं से किसी न किसी रूप में स्वतंत्र है। इस प्रश्न के उत्तर में इमैनुअल कांट ने यह कहा कि केवल गुडविल या शुभेच्छा ही एकमात्र ऐसा निरपेक्ष तथा अप्रतिबंधित शुभ है, यानी गुडविल इज ओनली विल या ओनली गुड, यही सदिच्छा ही एकमात्र शुभ है। अब जब हम शुभ संकल्प की या शुभ इच्छा की बात करते हैं तो प्रश्न ये उपस्थित होगा कि हम जिसे विल या संकल्प कह रहे हैं इसका अभिप्राय क्या है। अब संकल्प जो है वो मूलतः बौद्धिक होने के कारण मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है।
संकल्प का संबंध जो है वो मनुष्य की बौद्धिकता से है और इस बौद्धिकता के कारण ही ये संकल्प मनुष्य को किसी न किसी कर्म को करने के लिए मोटिवेट करता है। कांट विशुद्ध कर्तव्य चेतना द्वारा प्रेरित संकल्प को ही नैतिक अथवा शुभ संकल्प मानते हैं। यानी वैसा संकल्प जो विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित हो। ऐसे विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित होने के कारण कांट कहता है कि केवल शुभ संकल्प ही हो सकता है जो इस प्रकार की भावना पर आधारित हो। कांट स्पष्ट कहता है कि इस विश्व में अथवा इससे बाहर शुभ संकल्प के अतिरिक्त ऐसे किसी अन्य वस्तु की कल्पना करना ही नितांत असंभव है जो अपने आप में तथा निरपेक्ष रूप में शुभ हो। अब ये जो कंसेप्ट ऑफ गुडविल है, इट इज अ गुड विदाउट कंडीशन, ये शर्तहीन शुभ है, बिना किसी शर्त के शुभ है। इट इज द ओनली ज्वेल दैट शाइन्स बाय इट्स ओन लाइट। ये ऐसा ऑर्नामेंट है जो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। द गुडविल इज ओनली एब्सोल्युटली गुड। यही जो है ये परम निरपेक्ष रूप से शुभ है, जिसकी शुभता देश काल परिस्थिति निरपेक्ष है। और ऐसे ही शुभ संकल्प पर इमैनुअल कांट जो है वो बल देता है। अब यहां इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कांट यह स्वीकार करता है कि विश्व में शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी शुभ हो सकती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि केवल शुभ संकल्प ही शुभ है, इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ अन्य वस्तुओं को भी ऐसा मानता है कि वो शुभ हो सकती है। किंतु इन वस्तुओं की शुभता जो है वो देश काल परिस्थिति पर निर्भर है। यानी इसकी शुभता, वस्तुओं की शुभता देश काल परिस्थिति सापेक्ष है, जबकि शुभ संकल्प ही सभी वस्तुओं के शुभत्व का आधार है। शुभ संकल्प से युक्त होने पर ही कोई वस्तु वास्तव में शुभ मानी जाती है। गुडविल is an unconditional good and goodwill is good in itself, not with reference to any external act। ये किसी बाह्य कारकों के द्वारा जो है ये शुभ नहीं होता है। अब शुभ संकल्पता को परिणाम निरपेक्ष मानते हुए कांट ने ये लिखा है कि शुभ संकल्प अपने परिणामों के कारण शुभ नहीं है, अपितु वह अपने आप में शुभ है। यदि दुर्भाग्य अथवा प्राकृतिक कठिनाई के कारण इस संकल्प के कोई शुभ परिणाम नहीं निकलते हैं और अधिकतम प्रयास करके भी यह संकल्प कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो भी यह एक बहुमूल्य रत्न की भांति अपने ही प्रकाश से स्वयं आलोकित होगा और अपने आप में इसका महत्वपूर्ण स्थान जो है वो बना रहेगा। यानी हम अगर कोई कर्म शुभ संकल्प से युक्त होकर के करते हैं और फिर भी परिणामों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, तो ये अंतर न होते हुए भी शुभ संकल्प की शुभता जो है वो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होती रहेगी। यानी इसका महत्व जो है वो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के जो है वो बनी रहती है। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि इमैनुअल कांट जो है वो शुभ संकल्प को
मानता है कि ये उच्चतम शुभ है, यही जो है हाईएस्ट गुड है। लेकिन हाईएस्ट गुड मानते हुए भी कांट जो है इसे कंप्लीट गुड नहीं कहता है, इसे पूर्ण शुभ या होली विल जो है वो नहीं कहता है। इसका कारण यह है कि वो मानता है कि जिसे हम कंप्लीट गुड कहते हैं उसमें शुभ संकल्प के साथ आनंद का भी समावेश रहता है, जबकि गुडविल में आनंद का समावेश नहीं रहता है। तो जो गुडविल है वो आनंद विहीन विल है, और जिसे हम कंप्लीट विल कह रहे हैं वो एक तरह से आनंद सहित गुडविल है। तो ये अंतर उभर करके सामने आता है जब हम गुडविल और कंप्लीट विल की बात करते हैं। कंप्लीट विल में जो है वो आनंद तत्व जो है जुड़ जाता है, जबकि गुडविल में आनंद तत्व नहीं रहता है। तो ये बेसिकली अंतर है गुडविल और कंप्लीट विल का। नैतिकता के सर्वोच्च नियम जो है वो एब्सोल्यूट होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, और इन्हीं निरपेक्ष नियमों के आधार पर इमैनुअल कांट जो है कुछ ऐसे नियमों को प्रतिपादित किया जिसे हम मैग्जिम्स ऑफ मोरालिटी के नाम से जानते हैं। नैतिक नियम या प्रमुख नैतिक नियम, हम इसे इस नाम से भी जानते हैं। अब जब हम मैग्जिम ऑफ मोरालिटी की बात करते हैं तो यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि ये वो तत्व है जो किसी कर्म के नैतिक होने या अनैतिक होने का मानदंड जो है वो प्रस्तुत करते हैं। Kant tries to make the moral law or categorical imperative more definite by laying down the following maxims. ये कुछ नैतिकता के नियम हैं जिस नियम पर जो है कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स या निरपेक्ष आदेश जो है वो निर्भर है। पहला जो नियम है वो नियम है सार्वभौमिकता का नियम। अब जब हम सार्वभौमिकता के नियम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि act in such a way as you could will that everyone else should act under the same general condition. These maxims show that what is right is universal and that what is expedient is not universal. निरपेक्ष आदेश के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को केवल ऐसे नियम के आधार पर आचरण करना चाहिए जिसे वह सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार करने का संकल्प कर सके। इसे ही इमैनुअल कांट सार्वभौमिकता का नियम कहता है। व्यवहारिक जीवन में नैतिकता की दृष्टि से ये जो फर्स्ट मैग्जिम्स है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब सेकेंड मैग्जिम की वो बात करता है तो वो सेकेंड मैग्जिम है मनुष्यता को साध्य बनाने का नियम, यानी सो एक्ट एज टू ट्रीट ह्यूमैनिटी वेदर इन दीन own person or in that of any other always as an in and never as a means only. जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार से हम एक कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए साधन तो नहीं है
इस नियम को कांट ने निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया है। वो दिखाता है कि इस प्रकार कार्य करो कि तुम स्वयं में तथा दूसरे में निहित मनुष्यता साधन मात्र न रह करके सदैव अपने आप में साध्य बनी रहे। मतलब मनुष्य को अपना कर्म संपादित करते वक्त ये देखना चाहिए कि जो अदर बीइंग या दूसरा व्यक्ति है वो हमारे कर्मों का साधन तो नहीं है। यह नियम हमें बताता है कि स्वयं अपनी तथा दूसरे की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। यहां प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या व्यवहारिक जीवन में इस नियम के अनुसार कि सदैव दूसरे को हम साध्य के रूप में समझे कर्म करना संभव है? जहां तक इमैनुअल कांट का प्रश्न है, इमैनुअल कांट इसे पॉसिबल या संभव मानता है। लेकिन अगर हम देखें तो यह सत्य है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है और इस प्रकार वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बन जाता है। परंतु कांट के विचार में इससे उक्त नियम का यानी जो सेकेंड मैक्सिम है इसका उल्लंघन जो है वो नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य विवशता अथवा अन्य प्रयोजन से नहीं अपितु कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करता है तो इससे उसकी इच्छाओं की तृप्ति का साधन मात्र नहीं माना जा सकता। यानी जब हम कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर के किसी व्यक्ति के लिए कर्म करते हैं तब हम ये नहीं मान सकते कि मैं जो हूं उसके इच्छाओं का साधन हूं, ऐसा नहीं है। इसके बाद एक नियम की और वो बात करता है स्वाधीनता का नियम, जिसमें वो कहता है कि बेसिकली ये फर्स्ट नियम का ही एक तरह से सबला या उपनियम है और वो स्वाधीनता के नियम में ये कहता है कि इस प्रकार कार्य करो कि तुम्हारा संकल्प अपने आप को सार्वभौमिक नियमों का विधायक समझ सके। यानी जब आप कर्म करते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि वह कर्म क्या सार्वभौमिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। कांट के इस नियम का प्रभाव जो है परवर्ती नीति शास्त्र पर भी पड़ा। जो नेक्स्ट मैक्सिम्स है वो है साध्यों के राज्य का नियम। एक्ट एज अ मेंबर ऑफ अ किंगडम ऑफ इंड। इसमें कांट ये दिखाता है कि इस प्रकार कार्य करो कि तुम अपने आप को साध्यों के राज्य का नियम विधायक सदस्य समझ सको। इस नियम द्वारा कांट ने यह बताया कि सार्वभौमिकता के नियम का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को तथा दूसरे को साधन न मानकर साध्य मानते हैं और एक दूसरे के स्वतंत्र व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए केवल आत्म प्रेरित नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करते हैं। यानी इस नियम में हम किसी को साधन न मान करके साध्य मानते हुए अपनी आत्म प्रेरित नैतिकता से कर्म करते हैं। ट्रीट योरसेल्फ एंड एवरी अदर ह्यूमन बीइंग एज ऑफ इक्वल इंट्रिंसिक वैल्यू we have as a member of an ideal republic in which each citizen is a sovereign and a subject in which each is a means and an end, in which each realize his own good in promoting the good of others। तो ये तीन प्रकार के मैगजिम की वो बात करता है।
एक अन्य कंसेप्ट जो इमैनुअल कांट के एथिक्स में है, वो कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट विल है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। द कंप्लीट बीइंग द सुप्रीम गुड अकॉर्डिंग टू कांट इज वर्च्यू। ये सद्गुण ही एक सर्वोच्च शुभ है। बट कंप्लीट गुड अकॉर्डिंग टू कांट इंक्लूडिंग हैप्पीनेस इन एडिशन टू वर्च्यू। इसमें क्या है कि एक एडिशनल एलिमेंट्स जो कि हैप्पीनेस है वो आकर के जुड़ जाता है। कांट postulate the experience of God to bring about harmony of virtue with happiness in future life. This is called Kant's composite theory of moral end. There is a synthetic relation between virtue and happiness, but it is not a casual relation. एक तरह से आनंद और सद्गुण में एक महत्वपूर्ण संबंध है, लेकिन ये संबंध कार्य और कारण का या कारणता का संबंध नहीं है। वर्च्यू इज नॉट द कॉज ऑफ हैप्पीनेस, नॉर हैप्पीनेस इज कॉज ऑफ वर्च्यू। गॉड ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन देम। न तो शुभ का कारण या न तो सद्गुण का कारण आनंद है, न तो आनंद का कारण सद्गुण है, बल्कि कंसेप्ट ऑफ गुडविल में वो कहता है कि गुडविल इज अ बिल। ये एक प्रकार की इच्छा है जिसमें शुभता का समावेश है। ये शुभ इच्छा है, शुभेच्छा है, सदिच्छा है। लेकिन जब वो कंप्लीट बिल की बात करता है तो ये मान लेता है कि इस कंप्लीट बिल में एक एडिशनल एलिमेंट आ जाता है, और वो एडिशनल एलिमेंट्स जो है वो हैप्पीनेस है, आनंद है। तो ये एक प्रकार से कंप्लीट विल और गुडविल में क्या डिफरेंस है इसका अंतर रहा। अब अगले व्याख्यान में हम लोग कांट के एक नए एथिकल व्यू पर चर्चा करेंगे। वो एथिकल व्यू होगी पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी। इस पर चर्चा हम लोग अगले व्याख्यान में करेंगे।